गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टॉपिक पे स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट टॉपिक वाज आई थिंक हार्ड डिस्क पे स्टॉप किया था हम लोगों ने। हार्ड डिस्क वाला पार्ट जो है वो हम लोग का हो गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम लोगों का दैट इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट्स है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। एंड जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टेक्निकल कंसेप्ट्स है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सो अब देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या रहता है। सो वी ऑल नो व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड डिस्क है, बेसिकली जो आपका कीबोर्ड है, माउस है। सो कीबोर्ड के थ्रू मैं कुछ इनपुट दे सकता हूँ। यूएसबी प्रिंटर है, सो मतलब मैं प्रिंट कमांड अगर कुछ दूंगा तो वो यहाँ पे आएगा, दैट इज आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो है, आप अगर कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, दैट इज आउटपुट यहाँ पे आएगा। सो दैट इज द टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे मैं अभी आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ। हाँ, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन बी डन इन थ्री वेज। इन अ सिंपलेस्ट मेथड, अ यूजर प्रोग्राम इशूज अ सिस्टम कॉल। ठीक है, एक सिस्टम कॉल जनरेट होगा विच कर्नल देन ट्रांसलेट इनटू अ प्रोसीजर कॉल। सिस्टम कॉल मतलब हम लोगों ने कर्नल को बोला कि भाई ये काम करना है, तो कर्नल ने क्या बोला, ठीक है, अगर अलाउड है, तो उसने फिर उसको प्रोसीजर कॉल में कन्वर्ट किया और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट ड्राइवर्स कॉल होंगे। समझो, यहाँ पे प्रोसीजर मतलब कुछ तो काम करना है आपको, कुछ तो टास्क करना है, वो प्रोसीजर है। कि जैसे अगर मुझे एक वीडियो बताना है, वीडियो प्ले करना है, तो प्रोसीजर क्या होगा भाई, वीडियो वीडियो ड्राइवर कॉल करो, वीडियो ड्राइवर वीएलसी को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद वहाँ पे आपको वीडियो दिखेगा। अब वीडियो में साउंड नहीं आ रहा है, तो अगेन प्रोसीजर में हम लोग ये एक पॉइंट ऐड क्या करेंगे कि आपको साउंड ड्राइवर एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो वीएलसी में जो वीडियो दिखेंगे उसके साथ में साउंड भी बताएगा। तो सिस्टम कॉल जनरेट हुआ। सिस्टम कॉल ने किसको बुलाया, कर्नल को बुलाया। कर्नल ने वेरीफाई किया कि जो यूज़र ये सिस्टम कॉल जनरेट किया है, जिसने ये सिस्टम कॉल या रिक्वेस्ट भेजा है वीडियो ओपन करने के लिए, उसको वो अलाउड है। अगर है तो उसको प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दो और उसके हिसाब से जो ड्राइवर्स रिक्वायर्ड है वो ड्राइवर्स यहाँ से कॉल हो जाएंगे। देखो, वीडियो कंट्रोलर ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, हार्ड डिस्क ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स रहेंगे। और उसके बाद में ये जो ड्राइवर है वो क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के साथ डील करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, ये इनपुट आउटपुट एंड सम बिट दैट इंडिकेट्स दैट द सॉरी इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड सिट्स इन अ टाइट लूप कंटिन्यूअसली पुलिंग द डिवाइस टू सी इफ इट इज डन। सो जब तक ये कंटिन्यूअस खत्म नहीं होता हम लोग का, तब तक ये सेम काम चलते रहेगा। व्हेन इनपुट आउटपुट हैज कंप्लीटेड, द ड्राइवर पुट्स द डेटा इफ एनी वेयर दे आर नीडेड एंड रिटर्न्स इट। बराबर है। सो एक बार अगर हम लोगों का वीडियो प्ले हो गया तो ड्राइवर क्या करेगा, जो भी डेटा, जो भी फाइल, मूवी का फाइल जो उसके पास आया था, वो अभी वो डेटा वापस किसको रिटर्न कर देगा, हार्ड डिस्क को, जहां से उसको मिला था। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन रिटर्न द कंट्रोलर टू कॉलर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार आपका यहां से देखो, व्हेन इनपुट आउटपुट हैज कंप्लीटेड, मतलब आपको कोई वीडियो प्ले करना था, वो आपका काम हो गया। देन ड्राइवर पुट्स द डेटा, अगर कुछ डेटा बाकी रहेगा तो वो क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न कर देंगे, अगर हार्ड डिस्क के पास से ही वो फाइल आया तो हार्ड डिस्क को रिटर्न कर देंगे, यूएसबी के पास से आया तो यूएसबी को रिटर्न कर देंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में क्या करेगा, रिटर्न्स द कंट्रोल टू कॉलर। जिसने बुलाया था वापस उसी को आ जाएगा। एंड मतलब मैंने अगर वो वीडियो वीएलसी प्लेयर अगर डिमांड किया था तो वापस कंट्रोल जो है वो मेरे पास आ जाएगा एक बार मूवी खत्म हुआ उसके साथ में। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बिजी वेटिंग। और ये मेथड जो है उसमें क्या होता है, ट्राइंग अप द सीपीयू पोलिंग द डिवाइस एंटिल इट इज फिनिश्ड। ठीक है, सीपीयू पोलिंग, पोलिंग का मतलब क्या है कि हम लोग पोल कर लेंगे, क्योंकि ये मेथड को अगर इतने टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, ये मेथड को इतने टाइम के लिए रिक्वायर्ड होगा, ये मेथड को इतने टाइम के लिए एक्स वाई जी चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी।
दूसरा हमें क्या बोला है, सेकेंड मेथड इज फॉर ड्राइवर टू स्टार्ट द डिवाइस एंड आस्क इफ गिवन एन इंटरप्ट व्हेन इट इज फिनिश्ड। अब इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। देखो सेकेंड मेथड में क्या कर रहा है, फर्स्ट मेथड ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए वही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हम लोगों ने सिस्टम कॉल जनरेट किया, उसने कर्नल को बुलाया, कर्नल ने प्रोसीजर कॉल जनरेट किया, और उसके बाद में वीडियो ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, साउंड ड्राइवर जो भी चाहिए थे वो उसको बुलाया। वो ड्राइवर ने जाके इनपुट आउटपुट से कंटिन्यूअसली बात की। एक बार इनपुट आउटपुट का अपना काम हो गया, जो भी डेटा दिया था उतना प्रोसेस हो गया, उसके आगे आपने दूसरा डेटा अगर उसको नहीं दिया था, मतलब समझो कि मैंने 15 मिनट का मूवी है, 10 मिनट का मूवी मैंने प्रोसेस करके इनपुट आउटपुट डिवाइस को दिया था, बराबर है। 5 मिनट का मूवी मैं नहीं दे पाया था। तो जैसे ही आपने जितना मूवी प्रोसेस करके दिया था ड्राइवर के थ्रू, उतना मूवी प्ले हो गया, तो वीएलसी प्लेयर क्या करेगा, वो वीडियो जो है वो बंद कर देगा, बराबर है। और वो कंट्रोल जो है वो वापस यूजर के पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसके आगे अभी मूवी आपका प्ले नहीं हो पाया या प्रोसेस नहीं हो पाया, और बाकी का जो बचा हुआ मूवी या डेटा है वो उसने, अगर बचा हुआ रहेगा, अगर पूरा प्ले नहीं हुआ है तो बाकी का डेटा जहाँ से आया था वहाँ पे भेज देगा वो। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिजी वेटिंग, ओके। और उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है कि अगर आपको, अगर ये सेम जो चीज़ है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सीपीयू पोलिंग होता है। सीपीयू पोलिंग मतलब हम लोग वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ओके, ये वाला जो टास्क है इसके लिए हम लोग इतना ही बेसिकली सीपीयू टाइम प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए इतना ही सीपीयू टाइम प्रोवाइड होगा। इट इज़ लाइक दैट। नॉर्मली जैसे पोलिंग होता है ना, कि वोट करते हैं हम लोग कि हाँ ये वाला मेथड है, इतना टास्क है इसका तो इतना टाइम लगेगा, ये वाला मेथड है, इतना टास्क है तो ये वाला इतना टाइम लगेगा। इट इज़ लाइक दैट। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंड मेथड इज फॉर अ ड्राइवर टू स्टार्ट द डिवाइस एंड आस्क इट टू गिव एन इंटरप्ट व्हेन इट इज फिनिश्ड, ओके। सेकेंड में क्या बोला है, सेकेंड मेथड इज फॉर ड्राइवर टू स्टार्ट द डिवाइस, ठीक है। ड्राइवर क्या करेगा, डिवाइस को स्टार्ट करेगा। डिवाइस को मतलब जो डिवाइस आपको रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर डिवाइस, एंड आस्क इट टू गिव एन इंटरप्ट व्हेन इट इज फिनिश्ड, मतलब जैसे ही काम खत्म हो गया वो क्या करेगा, आपको डिस्टर्ब करके बताएगा कि भाई काम खत्म हो गया। इंटरप्ट मतलब डिस्टर्बेंस। सपोज अगर मैं अगर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इन बिटवीन अगर कोई दूसरा बीच में अगर अपना माइक ओपन करके बोल रहा है या उसके साइड से वॉइस आ रहा है कुछ, तो वो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया। अब इंटरप्ट जो होता है वो अलग अलग टाइप के होता है, और उसका प्रायोरिटी लेवल होता है, और उसके बेस के ऊपर आपका कंप्यूटर वो इंटरप्ट को सर्विस देगा नहीं देगा ना, ये डिसाइड होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। समझो कि हम लोगों ने वी आर इन कॉलेज, ठीक है। अब कॉलेज में है तो वहाँ पे 3 टाइप के इंटरप्ट आ सकते हैं, और वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे। इंटरप्ट 3 टाइप के होते हैं। इंटरप्ट मतलब कोई आके आपको अटका रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो फर्स्ट जो इंटरप्ट है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम इंटरप्ट होता है। लाइक अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ एंड इन बिटवीन अगर प्रिंसिपल आता है, सो वो टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपना जो लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ वो इन बिटवीन मैं थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करूँगा, एंड आई विल गो एंड आस्क कि प्रिंसिपल क्यों आए, है ना, उनको क्या काम है। सो ये क्या हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट हो गया। मतलब वो इंटरप्ट को मैं अवॉइड नहीं कर सकता। वैसा अगर इंटरप्ट आएगा तो मुझे वो इंटरप्ट को सर्विस देना ही पड़ेगा, मतलब मुझे वो इंटरप्ट को प्रोसेस करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी ऐसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट जब आता है तो वो टाइम पे आपसे पूछे बिना आपका कंप्यूटर वो इंटरप्ट को सर्विस दे देता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार आपने देखा रहेगा कि सडनली आपका कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। तो वो जो रीस्टार्ट होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, एक सिस्टम इंटरप्ट जनरेट हुआ रहता है। तो आपका कंप्यूटर जब एक हाईएस्ट कैपेसिटी पे पहुंच जाता है कि उसके आगे अभी आपका कंप्यूटर फेल हो जाएगा, तो एक सिस्टम जनरेटेड इंटरप्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साइड से, जो आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देता है आपसे पूछे बिना। देन सेकेंड इंटरप्ट होता है। सेकेंड इंटरप्ट को हम लोग आप समझ लो कि अभी प्रिंसिपल के जगह पे कोई एक
प्रोफेसर या पियून है जो नोटिस लेके आए, तो वो टाइम पे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ लेक्चर में, तो मैं सपोज मैं अपना एक स्टेटमेंट कंप्लीट करके देन उनके पास जाऊँगा, तो आई कैन वेट देम वेटिंग फॉर लाइक 30-40 मिनट 40 सेकेंड्स, कि मैं अपना एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कोई एक टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाए तब तक आई कैन कीप देम वेटिंग, बराबर है। वो इतना वेटिंग चलेगा, लेकिन उसके बाद में इमीडिएटली मुझे सर्विस देना पड़ेगा। एंड लास्ट टाइप का जो इंटरप्ट है, वो समझो कि अगर लेक्चर चल रहा है और बाहर से कोई एक स्टूडेंट आता है, सो वो टाइम पे मेरे पास अभी चॉइस है कि आइदर आई विल सर्विस दैट इंटरप्ट और एल्स आई विल अवॉइड दैट इंटरप्ट। ठीक है, मतलब आप देखो कि कंप्यूटर चालू है और आपने बीच में पेन ड्राइव इंसर्ट किया, आपको पॉपअप मैसेज आता है यूएसबी डिवाइस डिटेक्टेड करके, है ना। तो मतलब अभी आपके पास क्या है कि आपको कंप्यूटर ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बता दिया एक इंटरप्ट देके कि भाई यूएसबी डिवाइस जो आपने कनेक्ट किया था, पेन ड्राइव जो आपने कनेक्ट किया था, वो अभी एक्सेसिबल है अब, लेकिन आपको अभी उसको यूज़ कब करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे छोड़ दिया उसके ऊपर। तो यहाँ पे वही दिया, देखो, the second method is for the driver to start device and ask it to give an interrupt. Okay, so those are the interrupts. So यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंड मेथड में ड्राइवर टू स्टार्ट द डिवाइस, बराबर है। ड्राइवर क्या बोलेंगे, ड्राइवर मेन होता है जो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। सो ड्राइवर ने क्या बोला, डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए बोला बाई सेंडिंग एन इंटरप्ट, बराबर है। जैसे अगर मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ, वो लेक्चर एंड हो गया, सेकेंड लेक्चर का अगर टाइम हो गया है, तो क्या होगा, मुझे एक इंटरप्ट आएगा और दैट इंटरप्ट विल आस्क मी टू एंड दिस लेक्चर एंड स्टार्ट विद द न्यू लेक्चर, बराबर है। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, सेम वे ड्राइवर ऑल्सो डू द सेम वे, ड्राइवर टू स्टार्ट द डिवाइस आस्क इट टू गिव एन इंटरप्ट व्हेन इट इज फिनिश्ड, बराबर है। जैसे ही काम खत्म होगा वो इंटरप्ट देगा और उसके बाद में आपके पास वो हार्डवेयर वापस फ्री है, आप चाहिए तो दूसरा कोई काम ले सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम देन ब्लॉक्स द कॉलर इफ नीडेड बी एंड लुक फॉर अदर वर्क टू डू। व्हेन कंट्रोलर डिटेक्ट्स द एंड ऑफ द ट्रांसफर इट जनरेट्स अ इंटरप्ट सिग्नल, और वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली आपने जो भी डिमांड किया है वो प्रोवाइड करेगा। अब थर्ड मेथड क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या बोला है, देखो, थर्ड मेथड फॉर डूइंग आईओ मेक्स यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर, अ डीएमए, एक चिप होता है दैट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ बिट्स बिटवीन मेमोरी एंड सम कंट्रोलर विदाउट कॉन्स्टेंट सीपीयू इंटरवेंशन। ओके, सो ये इसके लिए हम लोग डीएमए यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, सो इंटरप्ट एक काफ़ी काम का टॉपिक है। अभी मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा उसको नोट करते जाना प्लीज़ ज़रा एक बार ध्यान से देख लेना, उसके बाद मैं आगे के आपको टॉपिक बताता हूँ। एल्गोरिदम जो है वो भी आपको ये इंटरप्ट वाला कंसेप्ट अगर क्लियरली समझेगा तो ही समझेगा। तो इसके लिए एक बहुत प्रॉपर वीडियो मैंने आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से एक बार देख लो। Hello and welcome to this video. In today's video, we will look at interrupts, which forms a crucial part in all modern day operating systems. So unlike normal software or normal programs that we write, operating systems are event-based. That is, whenever an event occurs, only then the operating system executes. To see what this means, let's look at the slides. Okay, so suppose you have a user process that is running. So as we've seen before, user process runs in user space, and in the Intel nomenclature, this is in ring 3. Now this user process continues to execute on the processor until an event occurs. So when this event occurs, it would trigger the operating system to execute. So this triggering of the operating system will also result in a change in the privilege level. So the
system would no longer be executing in the user space, but rather it will be in privilege level 0, or that is executing in the kernel space. So the operating system would essentially execute and service this particular event, and at the end of that execution, the control is fed back to user space and the process will continue to execute. So the user space process, which would execute after the OS completes, could be the same process, that is user process 1 or some other user process. In this example, it is user process 2. Let's look at how events are classified. So various literature categorizes events in different ways. But what we will do is we will follow the categorization of events based on this particular book called The Art of Assembly Language Programming, which can be. So देखो, मैंने आपको 3 टाइप के जो इवेंट बताए थे. एक इवेंट जहाँ पे प्रिंसिपल आके लेक्चर डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरा इवेंट जहाँ पे पियून है, तो उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन उसको मैं थोड़ी टाइम के बाद में मैं प्रोसेस ज़रूर करूँगा, थोड़ा वेटिंग रख के. एंड थर्ड वाला जो है वो कोई स्टूडेंट अगर इंटरप्ट कर रहा है, सो दैट इज़ एन एक्सेप्शन, वेदर आई कैन service it or for now I can abort it. Downloaded from this website. So in this book, events are classified into 3 different types. These are hardware interrupts, traps, and exceptions. So hardware interrupts, or sometimes just called as interrupts, are raised by external hardware devices. For example, the network card, when it receives a packet, could possibly raise an interrupt, or other devices such as the keyboard, mouse, or a USB device when plugged in could raise an hardware interrupt. So these hardware interrupts are asynchronous and can occur at any time. Besides hardware interrupts, there are traps and exceptions. Traps are sometimes known as software interrupts. They are raised by user programs in order to invoke some operating system functionality. For instance, if a user program wants to print something on the monitor, it would invoke a trap, which essentially would be a system call to the operating system, and the OS will then take care of writing the particular text or writing the particular data onto the screen. The third type of event is known as exceptions. These events are generated automatically by the processor itself as a result of an illegal instruction. So there are 2 types of exceptions. These are faults and aborts. A very common example of a fault is a page fault. So faults are essentially exceptions from which the processor could recover. For instance, when there's a page fault that occurs when a process is executing, it would result in the OS or in the operating system executing and loading the required page from the swap space into the RAM. On the other hand, an exception which is of the form abort would be very difficult to recover, such as a divide by 0 exception. So when a divide by 0 exception occurs in a program, typically the program would be terminated. Essentially, the operating system has no way to recover from such a divide by 0 exception. This particular slide shows the various classification of events into exceptions, traps, and interrupts. Exceptions are further classified into faults and aborts. So we will now take a specific case of interrupts, that is of hardware interrupts. So let us look at hardware interrupts. In general, processors today have a dedicated pin on the IC known as the interrupt pin. So this pin is often shortened or just called by the INT pin, or in some processors as the INTR pin. So devices such as the keyboard will be connected to the processor through the INT pin. When a particular key is pressed on the keyboard, it would result in an interrupt being generated to the processor. Now, let us see how this particular interrupt takes place and what happens in the processor. So the processor typically would be executing a program and would be executing some instructions. Now, when a key is pressed, an interrupt is generated to the processor, and that would result
in a switch in the processor to what is known as the interrupt handler routine. So in this particular case, since it is the keyboard which has resulted in the interrupt, the keyboard interrupt handler routine would be invoked. The processor would then begin to execute this keyboard handler routine until an instruction such as the iret is obtained. When the iret instruction gets executed, the context is switched back to the program which was originally being run. So in this way, we see that interrupts could occur anytime during the program's execution. It would result in a new context being executed, and at the end of that execution, the processor goes back to the original context. So typically, systems do not have just one device connected to the processor. There could be several devices. For instance, systems could have timers, USB drives, keyboards, mouse, network cards, and so on. However, as we've seen previously, the processor just has a single interrupt pin. So how is it possible then that several devices share the single interrupt pin? In order to achieve this, a special hardware is used in systems. So this is known as the interrupt controller. The job of the interrupt controller is to ensure that the single pin of the interrupt is shared between multiple devices. So the interrupt controller would receive interrupts from each of these devices and then channelize that interrupt to the INT pin of the processor. The processor would then communicate with the interrupt controller to determine which of these devices had actually generated the interrupt. And as a result, the processor would then execute the corresponding interrupt handler routine. For instance, if the timer had resulted in the interrupt, then the timer interrupt handler routine would be invoked. On the other hand, if a USB device had resulted in the interrupt, the USB interrupt handler routine would be invoked, and so on. Thus, the interrupt handler routine invoked is going to be very specific to the device that caused the interrupt to occur. So one commonly used interrupt controller is known as the programmable interrupt controller. So it is numbered as 8259, and pictorially this is how it gets connected. So the 8259 has two sides. This is the input side and the output side. The output is connected to the int pin of the CPU. There is also an int A pin, which is an interrupt acknowledge pin. On the other side, we have 8 IRQ lines. IRQ stands here for interrupt requests. So on the input side, there are up to 8 devices that can be connected to the 8259. These devices are labeled device 0 to device 7. All these devices could independently request an interrupt from the CPU. The 8259 would then channelize that interrupt through the INT pin of the CPU. The CPU would acknowledge the interrupt through the INTA pin and also determine which of these 8 devices had requested the interrupt. Now, what would happen if 2 devices request the interrupt at exactly the same time? In such a case, 8259 would use some priority encoding algorithm to determine which of these devices should be given the privilege to request for the interrupt first. Another feature of the 8259 is that it can be cascaded to support more than 8 devices. Thus, more than 8 devices could cause interrupts to the CPU. So, in legacy computers, typically there are 2 8259 controllers present. One is configured as the master, while the other is configured as the slave. The slave 8259 controller is connected to one of the input channels of the master 8259. So, if any of these devices connected to the slave 8259 requests an interrupt, this interrupt is channelized to the master 8259, and the master 8259 would then channelize this interrupt to the CPU. So one limitation of this legacy configuration of the 8259s is the limited IRQs. So each device could, as we've seen, can support only 8 devices, and therefore if you have large number of devices in your system, then you'd require several 8259 controllers to be present. Another major limitation
of this configuration is that the support for multiprocessor and multi-core platforms is difficult. Essentially, as we see over here, there is only one CPU that is connected to the master 8259 programmable interrupt controller. This particular INT pin cannot be sent to another CPU, which may result in some problems. In current systems, the 8259 programmable interrupt controller is replaced by something known as APIC, or Advanced Programmable Interrupt Controller. The configuration for the APICs in modern systems is as shown over here. So each CPU in a multi-core or multi-processor system would have a local APIC, as shown over here. So processor 1 has a local APIC, processor 2 has its own APIC, processor 3 has its own local APIC, and so on. In addition to this, there is something known as an I/O APIC, which is present in the system chipset. Now, external devices such as keyboards, mouse, network cards, and so on would request interrupts through the I/O APIC, which is then channelized to one of the local APICs in each CPU. Thus, interrupts can be distributed and prioritized between CPUs. Also, the local APICs as well as the I/O APICs communicate through interrupt messages and IPIs, that is interprocessor interrupts. So the local APIC receives interrupts from the I/O APIC and routes it to the corresponding local CPU. The local APIC can also receive some local interrupts, such as interrupts from the thermal sensor which is present on the CPU, an internal timer, and so on. So the local APIC could also send and receive IPIs, which is interprocessor interrupts, which allows interrupts between processors, that it allows processors to do system-wide functions like booting, load distribution, and so on. The I/O APIC is present in the system chipset, which is sometimes known as the North Bridge. This particular APIC is used to route external interrupts into the local APIC. So we've seen so far that we have multiple devices which are connected to an interrupt controller, which could be either an APIC or in legacy systems based on the 8259 controller. When any of these devices request an interrupt, the interrupt is channelized to the processor and it would result in the corresponding interrupt handler routine to be invoked. How does the processor know the location of the interrupt handler routine? So the interrupt handler routine, just like all other software codes or all other codes. So the important question that one needs to ask here is, how does the processor know the location of the interrupt handler routine? So the interrupt handler routine is just like any other software code, is also executed from the RAM. So the question that we are posing here is, how does the processor know the starting location or the address of the interrupt handler routine? So in order to achieve this, what happens is the following. So each of the devices that are connected to the interrupt controller also has a dedicated number known as the IRQ number. So when a device requests an interrupt and the INT pin in the processor gets asserted, the processor would then obtain the IRQ number from the interrupt controller. In this way, the processor now determines which of these devices has requested for the interrupt. We will now see how the processor uses the IRQ number. In the memory of the system, a table known as the interrupt descriptor table, or IDT, is stored. So this IDT table is pointed to by a register stored in the processor known as the IDTR. This is interrupt descriptor table register. So each entry in this descriptor table contains information of where in memory the corresponding interrupt handler routine is present. So the processor would use the IRQ number to look into the interrupt descriptor table. From this descriptor, the corresponding location of the interrupt handler routine is obtained. And thereafter, the processor can then execute instructions from this handler routine. So what is the contents of the interrupt descriptor table? In the x86 system, since it also has segmentation, so therefore each interrupt descriptor would contain the segment selector as well as
the offset. The segment selector, as we've seen, is of 16 bits, and while the offset is of 32 bits. So bits 0 to 15 are here, and the bits 16 to 31 are present over here. There are other aspects in the interrupt descriptor, such as the present bit and the descriptor privilege level. So let us see how this interrupts descriptors are used in reality. So the processor would obtain the IRQ number or the interrupt vector from the programmable interrupt controller or the APIC, and as we have seen, this interrupt vector is used to index into the IDT table, and the corresponding interrupt or trap gate contains the segment selector as well as the offset. The segment selector is then used to index into the GDT or the LDT table, from which the base address of the code segment is obtained. The offset part is then taken and added to the base address to obtain the final address where the interrupt procedure is present. So the Intel x86 systems support 56 different types of events. Some of these events are used internally for faults and aborts, while others can be configured for hardware interrupts as well as for software interrupts. So this particular table gives some of these interrupts and exceptions that are supported by Intel x86 systems. Especially, we would like to see that interrupt with vector number 0 to 31 are internal to the processor. Of these, the vector number 0 to 20 are used for various faults or aborts. The interrupt vector numbers from 32 to 255 can be user defined. So some of these user defined interrupts are configured as hardware interrupts, while others are used as software interrupts. So in the next video, we will look at how interrupts are handled in the CPU as well as in the operating system. Okay, so यहाँ तक का जो टॉपिक था वो हम लोगों को टाइप्स ऑफ इंटरप्ट समझने थे, सो दैट अभी हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये CPU इंटरवेंशन जो आ रहा है वो कैसे आएगा, ये जो हम लोगों ने देखा ये आपको इजीली अभी यहाँ से समझा रहेगा. ओके, इंटरप्ट्स जो हम लोगों ने वहाँ पे देखे वही सेम यहाँ पे देगा. देखो ये इंटरप्ट हैंडलर है आपके पास, यहाँ से इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, करंट कौन सा इंस्ट्रक्शन है जहाँ से वो इंटरप्ट आ रहा है. एक बार डिस्पैच हो गया वो डिस्पैच टू इंटरप्ट हैंडलर, देन उसके बाद में एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट आपका जैसे ही आपका हैंडल हो गया उसके बाद क्या होगा, पॉइंटर रिटर्न्स टू अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे वापस जो नेक्स्ट इंटरप्ट आएगा उसको ये सर्विस करेगा. तो जो अभी हम लोगों ने एक बड़ा सा वे में एक बड़ा सा डायग्राम देखा, उसी का ये छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बताया हुआ है हम लोगों को. तो एज यू कैन सी हम लोग के पास यहाँ पे डिस्क ड्राइवर्स है, बराबर है, और डिस्क ड्राइवर के पास यहाँ पे क्या है, डिस्क कंट्रोलर है. और ये जो भी डिस्क कंट्रोलर है वो अगर सीपीयू का उसको रिक्वायरमेंट है कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए, रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजेगा, इंटरप्ट कंट्रोलर के पास. देन इंटरप्ट कंट्रोलर अपने हिसाब से सारे जो इंटरप्ट्स आए रहेंगे उनको सीक्वेंस में डालेगा और वन बाय वन देन वो कहाँ पे भेजेगा, उसको सीपीयू के पास जहाँ से वो प्रोसेस होंगे, और प्रोसेस डेटा आपका जो डेटा बस है उसके थ्रू वापस आपका सिस्टम पे चले जाएगा. सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स गोज ऑन. सो यहाँ पे वही आपको दिया हुआ है. आई होप ये आपको समझेगा अभी. अब उसके आगे आपको इंटरप्ट वेक्टर क्या होता है ये भी यहाँ पे बताया हुआ है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द डिवाइस नंबर मे बी यूज्ड एज अ इंडेक्स इनटू पार्ट ऑफ अ मेमोरी टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट हैंडलर. जैसे हम लोगों ने देखा कि हर एक इंटरप्ट हैंडलर के पास अपना खुद का एक यूनिक आईडी रहता है. जैसे आप सबके पास अगर अपना खुद का एक सैप आईडी है, तो अगर मुझे अगर कोई रिक्वेस्ट करे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको एड्रेस करना है. तो वो टाइम पे वो स्पेसिफिक स्टूडेंट का मुझे सैप आईडी मिलेगा, दैट इज़ द यूनिक आईडी. तो एग्जैक्ट सेम वे यहाँ पे भी होगा. तो जहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली जो भी मल्टीपल इंटरप्ट्स आ रहे हैं और वो हर एक इंटरप्ट के हम लोग उनको इंडेक्स वाइज स्टोर कर रहे हैं या उनका हम लोग एग्जैक्टली एड्रेस बता रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरप्ट वेक्टर. वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन बताता है उसको वेक्टर बोलते हैं हम लोग, बराबर है. तो इंटरप्ट वेक्टर मतलब इंटरप्ट जहाँ से जनरेट हुआ है उसका डायरेक्शन, उसका लोकेशन बताएगा. दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंटरप्ट वेक्टर. सो वंस द इंटरप्ट हैंडलर
क्या बोल रहा है, हैज स्टार्टेड, बराबर है। जैसे उसने डिवाइस को इंटरप्ट करना चालू किया, इट रिमूव्स द स्टैक प्रोग्राम। याद है हम लोगों ने स्टैक प्रोग्राम लास्ट टाइम समझा था, बराबर है। और प्रोग्राम काउंटर जो हम लोगों के पास एक स्टैक पॉइंटर रहेगा एंड एक हम लोग के पास प्रोग्राम काउंटर रहेगा। सो वहाँ से क्या है, ये जो क्वेरी जो है वो देन आपका डिवाइस पे जाएगा और उसका स्टेटस क्या है वो बता देगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है बूटिंग द कंप्यूटर। ये तो बहुत सिंपल है, बूटिंग द कंप्यूटर। आपको एक सिंपल आप डायग्राम याद रख सकते हैं इसके लिए। मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, ड्रॉ कर लेना वो। एंड नेक्स्ट थिंग, ये जो वीडियो में हम लोगों ने चीज़ें पढ़े हैं वो सेम आपको याद रखना है, वो आपको नोट्स बना के रखना है। ये वाले पार्ट का ये अलग से मैंने नोट्स में दिया नहीं है, इसमें जो पॉइंट्स मिसिंग है वो ये वीडियो में प्रेजेंट है। मैं यही स्पेसिफिक वीडियो ढूंढ रहा था, इसके लिए टाइम लग गया, तो मैंने वो सेम जो है वो उसका लिंक जो है वो यहाँ पे शेयर कर दिया है। ओके, वो आपको उसमें से नोट्स बनाने हैं। एमसीक्यूज जो एग्जाम में आएंगे वो यहाँ से आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपने उसके एक प्रॉपर नोट्स बना के रखे हो, जो कुछ चीज़ हम लोगों ने ये वीडियो में देखा, इसके बाद वाला नहीं। ओके, नाउ मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा प्रॉपर, जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। उसके पहले ये वीडियो देख लो आप, एनिमेशन वाला, देन विल गो टू दैट स्पेसिफिक डायग्राम। It's important to understand the boot process because it provides several key pieces of forensic information and allows you, as a forensic examiner, to control the boot process to use forensic booting tools. Let's take a look at what happens when you boot a computer. When you turn on your computer, the power supply sends power to the motherboard, which in turn activates the boot process. Power on self-test post instructions are stored in a ROM, a read-only memory chip, as part of the BIOS, or the basic input-output system. The post runs through a series of tests to make sure that देखो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग जो पावर जो यहाँ से देखो, जैसे हम लोगों ने पावर ऑन किया, ध्यान से आप देखो यहाँ पे जैसे ही पावर ऑन अगर हो रहा है, ये दो फैन सबसे पहले चालू हो रहे हैं कंप्यूटर के। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना, कभी कभी अगर कंप्यूटर चालू कर रहा है तो वो पावर चालू हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे आपके पास ये जो पावर सप्लाई करेगा आपके पूरा ये जो प्रोसेसर है उसको, वो कहाँ से है, यहाँ पे, बराबर है, आपका SMPS है। देन वो उसको जैसे ही ऑन करेंगे ये फैंस ऑन हुए, मतलब ये इंडिकेशन है कि हाँ पावर तो मिल गया आपके कंप्यूटर को। ओके, उसके बाद में motherboard, which in turn activates the boot process. Power on self-test post instructions are stored in a ROM, a read-only memory chip. As पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर चालू करेंगे वो खुद से चेक कर लेगा कि कंप्यूटर प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं, पावर जो है वो उसके पास जा रहा है कि नहीं। और उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो किसके थ्रू प्रोवाइडेड होते हैं, पोस्ट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब जैसे हम लोग पावर ऑन करेंगे वो खुद से ही टेस्ट कर लेगा कि ये प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं। और वो कहाँ पे स्टोर्ड रहता है, वो एक डिफाइंड इंस्ट्रक्शन रहता है जो आपके पास रोम, रैंडम एक्स रीड ओनली मेमोरी के ऊपर स्टोर्ड रहते हैं। रोम आर द प्रोग्रामेबल चिप्स। याद है हम लोगों ने EPROM, E2PROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये सब पढ़ा था। तो वैसा ही एक चिप यहाँ पे होता है। part of the BIOS, or the basic input-output system. The post runs through a series of tests to make sure everything is working. अब ये जो BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे देखो ये आपको है ना, ये जो चिप है उसके बहुत सारे पिन्स मिलेंगे और ये हर एक पिन जो है वो एक एक हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड रहता है। आपके कंप्यूटर में अगर USB पे अगर वापस कोई एक नया हार्डवेयर भी आप कनेक्ट करते हैं ना, तो वो ये BIOS के थ्रू डिटेक्ट होता है। तो BIOS जो है वो सबसे पहले कंप्यूटर चालू करने के पहले देखेगा कि ओके मुझे बेसिक लास्ट टाइम जब हम लोगों ने कंप्यूटर शट डाउन किया था और उससे अभी जो हम लोग चालू कर रहे हैं, तो अभी के लिए जो कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करने के लिए बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो रिक्वायर्ड है वो कनेक्टेड है कि नहीं, ये यहाँ से चेक होगा। लाइक हार्ड डिस्क है, रैम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Most post sequences will have a combination of audible and visual messages to let you know what is and isn't working.
These are the beeps that you generally hear when your computer is booting up. The post checks your video card. At that point, you will see information from the post on the screen. The post then checks to make sure it can find a CPU and that it's communicating. Then it tests your RAM. This is a very basic check of whether it can communicate with your RAM. Now it checks for keyboard and mouse. Depending upon the type of keyboard you have, you might see the keyboard's lights flash. At this point, you would normally see an indication on the screen of how you can enter the BIOS setup program on your computer. Each BIOS software vendor will have a different keystroke. So देखो यहाँ पे क्या बोला है, CPU से चालू किया, इनबिल्ट CPU, ROM सब चेक हो गया, RAM वेरीफाई हो गया, वीडियो वेरीफाई हो गया, वीडियो ड्राइवर्स, देन उसके बाद कीबोर्ड और माउस वेरीफाई हो गया. तो जैसे कीबोर्ड वेरीफाई होता है, हम लोग कीबोर्ड के ऊपर लाइट देखते हैं, बराबर है. देन जैसे ही माउस वेरीफाई हो जाएगा, आपका जो माउस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप स्क्रीन के ऊपर एरो देख पाएंगे. तो जब तक अगर आपका माउस वेरीफाई नहीं हो रहा है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर वो एरो दिखता नहीं है. Stroke, but it is often either F2, F10, or the delete key. This vendor's key is F2, and we will enter BIOS setup. This is where important forensic. देखो यहाँ पे हम लोग बहुत बार जब कंप्यूटर बूट होता है तो F2 प्रेस करके हम लोग BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सेटअप में जाके ये जो सीक्वेंस है इसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना, वेरीफाई भी कर सकते हैं. और बहुत बार आपको यहाँ से बेसिक इनपुट आउटपुट में से आप जाके यहाँ पे हार्डवेयर टेस्ट भी कर सकते हैं. तो आपको पता चलेगा कि कोई कंप्यूटर में, आपकी कंप्यूटर में अगर कोई हार्डवेयर अगर फेल हो रहा है तो. Forensic information is stored, including date and time information and the booting order. Your computer can be set to boot from your hard drive first, or from your CD, or a USB drive, or even from the network. If you want to boot the computer with a forensic boot CD or forensic USB device, you may need to change the boot order. Lights on. यहाँ पे मास्टर बूट रिकॉर्ड जो होता है ना, इसका मतलब है कि सपोज अगर आपके कंप्यूटर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्यूअल बूट पे अगर आपका कंप्यूटर है, तो वो टाइम पे MBR जो है, मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वो आएगा और वो आपको सवाल पूछेगा वहाँ पे कि वेदर यू वांट टू स्टार्ट विद विंडोज 10 या फिर उबंटू लाइक लिनक्स वाला. तो आप उसमें से जो सिलेक्ट करेंगे वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हम लोगों का मेन, मैं आपको आगे बताऊंगा वो. वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन शॉर्ट चालू कर दे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू कर देगा. अगर मैंने दोनों में से कोई भी एक चॉइस अगर सिलेक्ट नहीं किया तो फिर बेसिकली क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, लाइक अगर विंडोज़ मेरा डिफ़ॉल्ट है और लिनक्स मैंने बाद में डाला था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 30 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स जो भी हम लोग का टाइमर रहेगा उतने टाइम तक रुक के देन डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी को चालू कर देगा. On each drive will flash as the post checks them for booting instructions. Most computers are set up to check the optical drive first. This makes it easier to install new operating systems. Then they check the very first hard drive, drive 0. ऑप्टिकल मीडिया मतलब हम लोग जो अलग से ऐड करते हैं, अगर मैंने कोई अलग से कोई लोकेशन से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना है इंस्टेड ऑफ वन विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर, तो इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ बूटिंग प्रोसेस चेंज करके. तो उससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर का सिक्योरिटी बाईपास हो जाएगा और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका कंप्यूटर एक्सेस कर पाऊंगा मैं, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसका हार्ड डिस्क एक्सेस कर पाऊंगा, उसका डेटा एक्सेस कर पाऊंगा. ओके. एंड अगर ये कहीं ऑप्टिकल मीडिया अगर कोई कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपके हार्ड डिस्क पे जाएगा और आपके हार्ड डिस्क में C ड्राइव में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम फाइल्स जो होते हैं सिस्टम 32 वाले, वो वाले एग्जीक्यूट करना चालू करेगा और उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होगा. तो देखो बहुत टाइम लगता है, ये पूरा बूटिंग प्रोसेस है. ये ख़त्म होने के बाद में MBR आता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, और उसके बाद जाके आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो चालू हो रहा है. तो यहाँ पे आपका ये हार्डवेयर टेस्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का. Post is looking for the master boot record. The master boot record is always at cylinder 0, head 0, and sector 1. It points to the boot sector. अब यहाँ पे ये जो सेक्टर 1 दिया है ना, ये हम लोग जब मेनली आपका जो मेन हार्ड डिस्क पे जो डेटा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल स्टोर्ड रहता है ना उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि आपका हार्ड डिस्क होता है, उसके ऊपर सर्कल में ट्रैक्स होते हैं, देन उसमें ट्रैक्स में सेक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं जहाँ पे हम लोग फाइल स्टोर कर सकते हैं.
तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप स्टोर करते हैं तो उसका एक लोकेशन रहता है, और वो जो स्पेसिफिक सेक्टर है और उसका जो लोकेशन है वो हम लोग यहाँ पे पास ऑन करेंगे, जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो एग्जीक्यूट होना चालू होंगे। Finally, post is done, and the operating system takes over. ओके, सो ये आपका बेसिक पॉइंट था। सो अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे कि बायस कैसे वर्कआउट होता है और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम चालू कैसे होता है। ये देखो, ये अगर आप डायग्राम देखेंगे, सो यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल सा डायग्राम दिया है, ये आपको याद रखना है। ये ऊपर का अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा ना, ये उसका पार्ट है, ठीक है, बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट, और उसका थियरी जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अभी मैं वो पूरा थियरी जो है वो आपको बता नहीं रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। और उसके लिए जो सीक्वेंस जो वो वीडियो में बताया था, वो सीक्वेंस आप बेसिकली यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ। ये जो भी मैं सर्टेन चीज़ें बता रहा हूँ, जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपके मिसिंग है, जो मैं आपके साथ नोट्स शेयर किया उसमें नहीं है, वो नोट करते जाना, ठीक है, नोट करते जाना, बिकॉज वो सेम चीज़ मैं आपको बाद में अलग से प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। सो मेक श्योर कि आप उसको नोट करते जाओ। एक बार देखो, मैं यहाँ पे चैट में देखो मैंने डायग्राम शेयर किया है, एक बार क्विकली अगर वो डायग्राम देखें हम लोग, चैट में डायग्राम शेयर किया है, देख लो क्या डायग्राम क्या बताया। टर्न ऑन द कंप्यूटर, और उसके बाद क्या होगा, पोस्ट टेस्ट आएगा। अगर पोस्ट टेस्ट में एरर नहीं है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, प्लग एंड प्ले, मतलब टेस्ट बूट ड्राइव, बराबर है, बूटेबल मीडिया जो अगर रहेंगे वो लोड बूट प्रोसेस, और उसके बाद में स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका बेसिक प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके साथ जो मैंने आपको नोट्स दिया है वो आप पढ़ेंगे, वो थियरी है। डायग्राम ये वाला आपको याद रखना है, सीक्वेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हेलो, इज इट क्लियर एवरीवन गाइस? ओके, सो देखो अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आपका एक बार बूटिंग प्रोसेस हो गया, बायस हो गया, पावर ऑन किया या आपने रीस्टार्ट किया, तो एक बार बूटिंग कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोला है, बेसिक इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने के बाद में वी हैव MBR, दैट इज मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब देखो ये जो MBR है ना, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है, ये पिक्चर में कब आएगा, इट कम्स ओनली इन अ पिक्चर when we have dual when our computer system is on a dual boot। otherwise master boot जो है वो by default आपका जो भी boot loader है उसको hand over कर देगा कंट्रोल। अब boot loader कौन रहता है? boot loader basically is responsible to load operating system on your computer, इसको boot loader बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मास्टर बूट रिकॉर्ड पिक्चर में कब आता है, जब आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रहेंगे ना, तो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वो पिक्चर में आता है। लाइक मेरे कंप्यूटर में 1-2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तो वो टाइम पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब 2 बूट लोडर्स है, ठीक है। एक बूट लोडर जो होगा वो लिनक्स के लिए होगा, अगर उबंटू है तो उबंटू का एक बूट लोडर रहेगा और एक विंडोज का बूट लोडर रहेगा। तो MBR जो है ना वो आपको चॉइस देगा, कैसा, तो एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसा कोई चॉइस आपको मिलता है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई चॉइस आपको मिलेगा। सो अब देखो यहाँ पे है ना, मेरे पास विंडोज 10 है और विंडोज 8 है सपोज, या और कोई है, और यहाँ पे क्या बोला है, विंडोज 10 वॉल्यूम 6 विल रन ऑटोमेटिकली इन 28 सेकेंड्स, मतलब 30 सेकेंड्स का मेरे पास टाइम है। अगर ये 30 सेकेंड्स में मैंने कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और बाय डिफॉल्ट जो भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे भी देखो वो सेम बोला है, एक लिनक्स है एक विंडोज है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या बोला है, विंडोज 8 विल रन ऑटोमेटिकली, क्यों, बिकॉज ये जो है ये मेरा डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका बूट लोडर जो है ना वो लोड हो जाएगा। कहाँ पे लोड होगा, ये रैम के ऊपर आएगा, ये याद रखो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब ये जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है वही आपको ये चॉइस दे रहा है,
ठीक है। सो ये पूरा ऊपर का बायस कंप्लीट होने के बाद में, बायस सेटअप कंप्लीट होने के बाद में कंप्यूटर ढंग से चालू हो गया। उसके बाद में आपका जो कंट्रोल है हार्डवेयर, ये देखो यहाँ पे जो हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन है वो सब सक्सेस हो गया। उसके बाद में आपका बूट लोडर का प्रोसेस चालू होता है। तो बूट लोडर का सबसे पहला जो स्टेज होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग MBR के पास जाते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड के पास जैसे ही जाएंगे और आपके कंप्यूटर पे अगर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो ऐसा चॉइस आपको देगा और बोलेगा कि भाई आपने अगर कोई चॉइस सिलेक्ट नहीं किया विद इन द गिवन टाइम तो फिर आपका जो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। सो यहाँ पे वो सेम चीज होगा। अब सपोज कि मेरा डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जो है वो है लिनक्स। ओके, लिनक्स सपोज मेरा डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स में जो बूट लोडर है उसका नाम है ग्रब। तो ये जो ग्रब है वो चालू हो जाएगा। ग्रब का फुल फॉर्म क्या है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ग्रब एक फाइल होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। ये कॉपी जो है ये हार्ड डिस्क से कहाँ पे आएगा, देखो बायस ने हार्ड डिस्क चेक कर लिया है कि भाई हार्ड डिस्क कनेक्टेड है प्रॉपरली। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड में हम लोगों ने जब कोई एक चॉइस सिलेक्ट नहीं किया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना है, तो फिर क्या होगा कि बूट लोडर का मेरा एक जो फाइल आपका हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है वहां से वो कहाँ पे आ जाएगा, रैम पे आएगा। यहाँ पे आके वो एग्जीक्यूट करने लगेगा खुद को। जैसे जैसे इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो दिखेगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम फाइल्स लोड हो रहे हैं वो दिखेंगे, बाकी का सब होगा। और उसके बाद में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कर्नल इनिशियलाइज हो जाएगा, कर्नल एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। कर्नल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सो जैसे ही कर्नल इनिशियलाइज हुआ आपके ड्राइवर्स ये वो सब इनिशियलाइज हो जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे रन लेवल मिलेगा। रन लेवल मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर GUI में इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आपको वो विंडोज का सॉरी लिनक्स का लोगो ये वो सब लोड होते हुए दिखेगा और लास्ट में फिर आपके पास यहाँ पे आपका लॉगिन विंडो आएगा जहाँ पे यूजर अपना लॉगिन एंटर करके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है। सो कर्नल आया, कर्नल ने आके फिर इनिशियलाइज किए अपने रन लेवल्स। रन लेवल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, आपके कंप्यूटर में सिंपली 6 रन लेवल्स होता है। अगर मैं बताऊं आपको, एक मिनट, हाँ, दिस आर द 6 रन लेवल्स इन योर कंप्यूटर। ठीक है, ये रन लेवल्स को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। ध्यान से देखो, वी हैव 6 रन लेवल्स। 0 मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो हॉल्ट है। हॉल्ट मतलब शट डाउन ऑल सर्विसेज व्हेन सिस्टम विल नॉट बी रीबूटेड, ये हॉल्ट हो गया। देन रन लेवल 1 का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर जो है वो सिंगल यूजर मोड पे चालू होगा। ध्यान से सुनो, सिंगल यूजर पे चालू होगा। जैसे आपका मोबाइल जो है ना वो सिंगल यूजर पे, वहां पे 2 यूजर्स लॉग इन नहीं कर सकते अलग अलग अकाउंट से। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूजर, वैसे ही कंप्यूटर पे भी हम लोग बहुत बार सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, वो टाइम पे होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, यूज फॉर सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम को आप मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे कुछ ऐड अपडेट डिलीट कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सिंगल यूजर पे रहेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें नेटवर्किंग कैपेबिलिटी आपको नहीं मिलता है, आप लैन में या इंटरनेट से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाता है। देन सेकेंड वाला जो हम लोग का रन लेवल है दैट इज रन लेवल 2, उसमें क्या बोला है, मल्टी यूजर मोड, लेकिन अगेन नेटवर्क सपोर्ट मिसिंग है। थर्ड इज मल्टी यूजर विथ नेटवर्क सपोर्ट, लेकिन नॉन ग्राफिकल है, मतलब आपको जो भी काम करना है वो कमांड से करना पड़ेगा, GUI नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे मुझे GUI दिखता है वैसा GUI वहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, ये GUI है। यहाँ पे क्लाउड पे अपलोड करने का सेव का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊंगा तो यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ, एक फाइल सेव कर सकता हूँ, ये सब GUI दिया है, मतलब एक रेडी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। मैं क्लिक करूंगा वो काम कर देगा। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, जब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो बैकएंड में कोई तो एक कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है ना। सो यहाँ पे अब जब आप रन लेवल 3 पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे है ना तो आपको सिर्फ बेसिक एक कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। ठीक है, एक CMD टाइप कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो ये जो है ना ये आपका रन लेवल 3 है, आपको ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है।
और इसके अंदर अभी मैं अगर मुझे सपोज डी ड्राइव में जाना है तो ऐसे कमांड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, द डिवाइस इज नॉट रेडी। सो अगर मैं बोल रहा हूँ cd डॉट डॉट, सो मतलब मैं एक फोल्डर से बाहर आ गया और फोल्डर से बाहर आ गया, देन मैं डी ड्राइव में जा रहा हूँ, बराबर है। सो यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है, मेरे इसमें भूल गया मैं कौन सा ड्राइव है। ओके, सो यहाँ पे ये वाले लैपटॉप में तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हम लोगों को ये वाले ड्राइव में जाना है, या फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि mkdir एक टेस्ट नाम का मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ। सो देखो वो टेस्ट नाम का डायरेक्टरी बन गया। अब उसमें मैं जा सकता हूँ और उसके अंदर आई कैन क्रिएट वन फाइल, बराबर है। सो यहाँ पे अभी अगर मैं सी ड्राइव में जाके देखूंगा, सो मुझे सेम सी ड्राइव में एक टेस्ट नाम का फाइल, ये देखो ये टेस्ट नाम का फोल्डर जो है वो यहाँ पे मिल गया। सो ये वे में आपको यहाँ पे कमांड से ही सब काम करना पड़ेगा, ऐसा GUI कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको हम लोग रन लेवल 3 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 जो है वो कस्टमाइज है, यूजर या सिस्टम एडमिन कभी कभी यूज करता है, इसको हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। रन लेवल 5 आपके बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन होता है वो ये वाले रन लेवल पे होता है, जहाँ पे आपको GUI भी दिख रहा है, नेटवर्क सपोर्ट भी है, आप इंटरनेट सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे, बाकी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पे मल्टी यूजर सपोर्ट भी दिया हुआ है। और अगर मैं अपने कंप्यूटर को रीबूट कर रहा हूँ, मतलब रीस्टार्ट कर रहा हूँ, इट मीन्स आपका कंप्यूटर जो है वो रन लेवल 6 पे ऐड होता है, जाता है, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग ये कमांड्स जो है ना, मैं ये सेम जो कमांड्स है ना वो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। मैं अगर सपोज मैं वापस अगर सी ड्राइव में हूँ तो यहाँ से मैं इनिट, और अगर मैं रन लेवल दूंगा सो इससे मेरा जो कंप्यूटर है वो रीबूट हो सकता है। मतलब लिनक्स में ये सेम कमांड ये वे में काम करता है, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर, जैसे यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सो यहाँ से मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकता हूँ, शट डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। वो सेम वे में आप कमांड प्रॉम्प्ट से चीजें कर सकते हो, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो ऊपर जो हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा, इसके अंदर हम लोगों ने यूजर मोड पढ़ा, इनिट पढ़ा, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला जो नोट्स है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बायस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बायस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं जो हम लोगों ने पढ़े, आप यहाँ से ये वाला याद रख लोगे। देन MBR क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा लिनक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मतलब लिनक्स के अंदर आपके पास 2 टाइप के बूट लोडर रहते हैं। तो MBR जो है मास्टर बूट रिकॉर्ड, वो 2 टाइप के बूट लोडर में से कोई एक जो है ना वो यहाँ पे लोड करेगा। अब ग्रब जो होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है, लिनक्स के जो भी लेटेस्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें आपका जो बूट लोडर होता है ना उसका नाम ग्रब होता है। और पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते थे उसमें लीलो का नाम से था, बराबर है। सो ये 2 यहाँ पे दिए है आपको। सो अगर मेरे पास ड्यूअल बूट पे है मेरा कंप्यूटर, ड्यूअल बूट मतलब 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है और लिनक्स है, तो वो टाइम पे आपके कंप्यूटर पे जो बाय डिफॉल्ट बूट लोडर होगा लिनक्स के लिए वो ग्रब ही होगा। लीलो अभी कहीं पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो मेनली आपको याद कौन सा रखना है, ग्रब याद रखना है। लीलो के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। आपके कंप्यूटर पे अगर सिर्फ लिनक्स नाम का एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ही लीलो वर्कआउट करता है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में वर्कआउट नहीं करता है। थोड़े एडवांस फीचर्स, क्लाउड सपोर्ट और ये सब जो आपको आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में रिक्वायर्ड रहते हैं वो भी प्रॉपरली यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं है। लिनक्स LILO लिनक्स लोडर, बस इतना ही नाम है इसका, बहुत बड़ा कोई फुल फॉर्म नहीं है। देन उसके बाद में मैंने आपको रन लेवल्स बता दिए, ठीक है। ये बाकी का सब आपके काम का नहीं है। कहाँ गया रन लेवल्स, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने रन लेवल्स देखे। सो ये याद रखना आपको। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बायस ये हम लोगों का हो गया, और उसके बाद में बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम लोग के हो गए। तो मैं ये वाला नोट्स जो है ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसमें से जो अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उतना आपको यहाँ से पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर है दैट इज प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। सो मुझे जो भी आपको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना था वो यहाँ तक हम लोगों ने बताया, मतलब डिस्कस किया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे ना आपके एक्चुअल एल्गोरिदम्स, इंटरनल कुछ लॉजिक जो चालू होता है, तो आपका जो मेन
कंसेप्ट जो होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो ऊपर हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, उसको टेक्निकली मैथमेटिकली यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं. Phone can run more than one program at a time. Even when you're running just a game or something and you've got an app in the foreground, you realise there are things going on in the background. You get notifications, you've got an email, someone's mentioned you on Twitter, an app is being updated, and all these things are happening while you're using the app in the foreground. So therefore your smartphone is actually running multiple programs. Now if you've ever wondered how that works, then please let me explain. So first of all, a bit of background information. Inside your smartphone, there are three very important components when it comes to running apps. One of So देखो यहाँ पे जो हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो पॉइंट बोल रहे हैं, वही सेम आपका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी वही सेम कंसेप्ट काम करता है. सो यहाँ पे जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स होंगे, वो ऑफ कोर्स हम लोगों ने कंप्यूटर पे जैसे प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स काम कर रहे थे वैसे ही लिया है, एक्सेप्ट कि आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिर्फ सिंगल यूज़र मोड पे ही काम करता है, और कंप्यूटर पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूज़र मोड पे काम करता है. दैट इज़ द मेन डिफरेंस. मैं थोड़ा सा इसको स्लो कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा. Of course, smartphone, there are three very important components when it comes to running apps. One, of course, is the CPU, the other is the RAM, the random access memory, and the other is the memory controller, which is the interface between the CPU and the RAM. Now, when you have a simple computer, let's say a microcontroller used to display numbers on your microwave oven, life is really simple. There's one program to run. All of the CPU time is given over to that program, and all of the RAM is given over to that program. Really easy. But when you want to run 2 programs or 10 programs, things now become more complicated because the memory and the CPU time need to be divided up amongst those programs. So how does the Linux kernel do that? Well, this is where we get the idea of a process. It's a logical container which holds all the information about each of the apps that are running on your smartphone. So in there will be the name of the app, its binary where it can be found, its priority. Each one has its own unique ID, which is called the PID, the process ID. There is the list of its memory, where is it available in memory, and it has a state. Is it running? Is it sleeping? Has it stopped? Is it zombied? Now, once the kernel has all this information about all the apps that need to run, it can start to schedule different resources for each of those apps. So when an app is sleeping, it doesn't need any CPU time, we can just leave it alone. But when an app wants to run, the kernel says, okay, you can now have a slice of CPU time. And then another app says, hey, I want a slice of CPU time. So the kernel says, well, you can have a slice of CPU time. Now this is all happening at the millisecond level. And like a cartoon which shows us one frame after the other frame very quickly and gives us the idea of animation, running little bits of each program very quickly gives us the appearance that it's actually running things in parallel. Now, of course, today we actually use CPUs with multiple cores, 4 cores or 8 cores. So the CPU actually can run things in parallel. But the good news is the concept of a process and the fact that it needs memory and the fact that it needs CPU time remains exactly the same, but now the kernel has more CPU resources to give to each of those processes. Now, normally when a process is created, there is a single thread of execution through that program. Every process has a life cycle. There's a beginning, it runs, goes through the middle of it, runs around doing whatever it needs to do, and then finally there's an end where it exits and goes away. Now, if you have a game, for example, that you're writing and you're displaying lots of things on the display, but at the same time you want to send information up to the internet about
the position of your character, the state of the character in maybe a massive online playing game, then now that app needs to do two things at once. Now, there are ways of programming that where you can do two things at once, but there's also a system provided by the kernel that allows each app to have multiple ways of execution through the program. So while one path through the program is updating the game, another path through the program is sending the network information up. And that's called a thread, multiple threads of execution. Now, if you've been understood what I've said, you may come and say to me, but hold on, Gary, what happens if the same two threads come to execute the same bit of code? And you would be right. That would be disastrous because one thread puts, let's say, the number 10 into a particular variable, the other thread puts 0 in there. When the first thread comes back there again, it was expecting a 10, but now it's a 0, and it all just goes wrong. There's just absolute chaos. So to get round this, there's the idea of locking. That means that when a particular piece of code is important, it can be locked. Now, there are a whole variety of different locks that are available, and the way they work is different. But the basic idea is this: thread 1 comes into an area that is sensitive. It will lock that area and say no one else can come in here. It will do its work, and while, if that's happening, thread number 2 comes along, it will wait until thread number 1 has finished and then exits out the other end. But of course, then if that's not done right, then the whole idea of multi-threading just disappears, because rather than having multiple threads all running in parallel in your program, what actually happens is they all end up queuing up one behind the other because they're all waiting for this important section. So actually getting your locking right in a thread is very important. And there are other problems. For example, what happens if a thread leaves that section under an error condition, and because of a bug in the program, it forgets to unlock the code? Then now it will wait forever because the code remains locked. There are also other problems. What happens if you've got two threads? Thread number 1 enters into a section of code that's locked, and it then starts waiting for. So देखो, अब यहाँ पे हम लोग जो थ्रेडिंग वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी के रिलेटेड आपको आगे नेक्स्ट जो हम लोग के टॉपिक्स है उसमें आपको एल्गोरिदम्स पढ़ना है उसके लिए. सो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये डिटेल में हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसेस और उसके थ्रेड्स क्या रहेंगे. Something from thread number 2. Thread number 2 comes into a program area, it locks it, but it can't proceed until it's able to go into the code that is currently occupied by thread number 1. Or thread number 1 is now waiting for thread number 2, and thread number 2 is now waiting for thread number 1, and we get deadlock. So although these operating systems, Linux and so on, give us multi-threading, they give us multi-processes, actually from a programmer's point of view, it's important to get them right, because if you get them wrong, your app actually won't behave any better. In fact, it will behave much worse. So let me give you a brief summary. Because a Linux kernel, Android, can run multiple apps, the Linux kernel needs to have a logical container that tells it which apps are running, and that's called a process. And the process has an ID, it has a priority, it has some memory space, it has a state and so on, and the kernel uses that information to give slices of CPU time to every single app that wants to run. And because it does this at a millisecond level, each app gets the appearance it's running simultaneously with all the other apps. And even on multi-core machines, that's exactly the same, just now there are more cores that can execute each of the programs. Now, inside each process, there can be multiple threads of execution so that each program can do multiple things at once. Update the internet while updating the game. And to make sure there's no conflict of interest inside those threads, there's a thing called locking. And locking allows the programmer, the app developer, to ensure that data isn't modified by two threads simultaneously.
Well, my name's Gary Sims from Android Authority, and I hope you enjoy. Okay, so that was the basic about process and threads. अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, we have a process and वो process के अंदर then you will also find a thread. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे same thing is going on here as well. We have a process and वो process के अंदर we have a thread. और यहाँ पे आपके पास वो thread का table है. So this table will help us to decide कि okay कौन सा thread कभी process होने जाएगा, है ना. और देन यहाँ से फिर आपके पास कर्नल स्पेस रहेगा, उसका एक अलग प्रोसेस टेबल रहेगा. सो वी हैव टू स्पेसेस, यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस, और वो दोनों के पास अपने खुद के प्रोसेस टेबल रहेंगे. सो यहाँ से अगर आप देखेंगे प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन क्या होता है. प्रोसेस 4 प्रिंसिपल इवेंट कॉजेस प्रोसेस टू बी क्रिएटेड. एक तो सिस्टम इनिशियलाइज हो रहा है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो रहा है, सिस्टम इनिशियलाइज हो रहा है, तो क्या होगा, एक प्रोसेस क्रिएट होगा. एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस क्रिएशन, जब आपका कोई दूसरा प्रोसेस रन हो रहा है, जैसे अगर मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे MS Team रन कर रहा हूँ, ब्राउजर रन कर रहा हूँ, जैसे अभी हम लोग क्रोम ब्राउजर में वीडियो देखा, तो वो क्या हो गया, दैट इज द रनिंग प्रोसेस. अ यूजर रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस. अब मैं एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ. सो इसका मतलब क्या हो गया, वापस मैंने अपने साइड से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम चालू किया. और बैच जॉब रहता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़े थे. बैच मतलब जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए बैच 1 बैच 2 बना दिया है, कोई सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट के लिए बैच 1 बैच 2 बनाया, तो बैच का मतलब क्या रहेगा, वो उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस रहेंगे दे रिक्वायर द सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्सेज. वो सारे जॉब जो है वो एक सिमिलर टाइप का काम करने वाला है, उसको हम लोग बैच जॉब बोलते हैं. कि जैसे आई हैव फ्यू प्रोसेसेस विच रिक्वायर्ड ओनली ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन विद ब्राउजर, वही चाहिए, तो हम लोगों ने उसको बैच जॉब बना दिया. मतलब सारे प्रोसेसेस जो है उनको सेम टाइप का टास्क या सेम टाइप के रिसोर्सेज ही रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पे क्या बोला है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो क्रिएट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए. अब थोड़े बहुत प्रोसेसेस जो है वो हम लोग को फोरग्राउंड में दिखता है. मतलब आपको दिखता है कि विंडोज़ का लोगो आया, आपको दिखता है कीबोर्ड स्टार्ट हो गया, आपको लग रहा है माउस चालू हो गया क्योंकि माउस का एरो आ गया. ये फोरग्राउंड प्रोसेस है जो आपको दिखता है, जिसके थ्रू यूज़र जो है वो इंटरैक्ट करता है. बराबर है, ये फोरग्राउंड वाले हैं जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर पे जाके रिफ्रेश कर सकता हूँ कंप्यूटर को, एक फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ. ये सारे फोरग्राउंड प्रोसेसेस है. बैकग्राउंड प्रोसेसेस लाइक इनकमिंग ईमेल, बराबर है, या स्लिपिंग मोस्ट ऑफ द डे बट सडनली स्प्रिंग ऑफ टू अ लाइन व्हेन ईमेल अराइव्स. सो आपके पास बैकग्राउंड प्रोसेस क्या हो गया, ईमेल जो आपको रिसीव हो रहा है ना. सो अनदर बैकग्राउंड प्रोसेस अगर आप देखेंगे, इनकमिंग रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस होस्टेड ऑन दैट मशीन. सो अगर सपोज आपका कंप्यूटर है, दैट इज द सर्वर, और किसी ने वो सर्वर के ऊपर जो वेब पेजेस होस्ट किए हम लोगों ने, लोड किए, उसका रिक्वेस्ट आ रहा है, तो वो क्या हो गया, बैकग्राउंड में आ गया. देन इन एडिशन टू प्रोसेस क्रिएटेड एट बूट टाइम, बूटिंग टाइम पे कोई एक प्रोसेस लाइक न्यू प्रोसेस कैन बी क्रिएटेड आफ्टरवर्ड्स एज वेल. नाउ क्रिएटिंग न्यू प्रोसेस इज पर्टिकुलरली यूजफुल when work to be done and can easily be formulated in terms of several related one, but otherwise independent interaction the process. For example, if a large amount of data is being fetched over a network for a subsequent processes, it may be convenient to create a one process to fetch the data and put them in a shared buffer while second process removes the data item and process them. So यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोला, if a large amount of data is being fetched over a network for subsequent processing, बराबर है. अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, ये टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई एक प्रोसेस क्रिएट करो सो जो सिर्फ डेटा फेच करेगा, और दूसरा जो प्रोसेस क्रिएट होगा वो क्या करेगा, वो डेटा जो फेच हुआ है उसको लेके प्रोसेस करेगा, है ना. सो मल्टी प्रोसेसर जो है ना वो आपको ऐसे डिफरेंट CPU प्रोवाइड करते हैं या अलग अलग कोर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका जो काम है ना ये सेम काम फास्टर हो जाता है. लाइक वी हैव ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये आपके अलग अलग प्रोसेसर को हम लोगों ने डिवाइड किया रहता है. और उसमें क्या होता है कि ये अलग अलग जो आपके कंप्यूटर में जो कोर्स होता है ना, वो अलग से वापस अलग अलग उनके पास, हर एक कोर के पास अपना खुद का एक मेमोरी होता है. तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आप समझ लो कि अगर मेरे पास क्वाड कोर है, मतलब 4 प्रोसेसर ही है, ऐसा समझ लो.
आपका प्रोसेसर जो है उसके 4 पार्ट डिवाइड किए हम लोगों ने, और वो चारों पार्ट इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, इंडिविजुअली अलग अलग प्रोसेसेस को वर्कआउट कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन दे सकते हैं। सो पहले जहाँ पे मेरा एक प्रोसेसर एक ही टास्क या एक ही प्रोसेस एट अ टाइम कर रहा था, उसके जगह पे अभी वो 4 प्रोसेस एट अ टाइम कर रहा है। देन प्रोसेस टर्मिनेशन, टर्मिनेट मतलब खत्म कर दो प्रोसेस, या तो आप नॉर्मल एग्जिट होगा, काम खत्म हो गया तो निकाल रहे हैं, या फिर उसको वो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको जो डेटा चाहिए था वो नहीं मिला तो एरर आ गया, या फिर हार्डवेयर फेल हो गया जिसकी वजह से वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, फैटल एरर आ गया, या फिर वो जब प्रोसेस काम कर रहा था तो उसके जगह पे कोई दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गया, तो वो टाइम पे आपने प्रीवियस प्रोसेस को किल कर दिया, बीच में से ही बंद कर दिया। ठीक है, सो ये होगा। जैसे नॉर्मल एग्जिट समझ लो कि मैंने ये जो MS टीम पे हम लोग का लेक्चर चल रहा है अभी, वो मैंने नॉर्मली एग्जिट किया बाय बोल के, वो नॉर्मल एग्जिट हो गया। एरर मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ और इंटरनेट मेरा बंद हो गया, तो वो एरर एग्जिट हो गया। मतलब मुझे लेक्चर खत्म नहीं करना था, लेकिन अभी इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया तो मेरा आपके साथ जो कम्युनिकेशन था वो बंद हो गया। फैटल एरर मतलब इंटरनेट नहीं गया, इंटरनेट चल रहा है, मेरा जो लैपटॉप है वही रीस्टार्ट हो गया, मेरा लैपटॉप जो है वही अभी चालू नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज द फैटल एरर कि हार्डवेयर ही फेल हो गया, अभी वही मुझे नहीं मिल पा रहा है। एंड किल बाय अनदर प्रोसेस मतलब सडनली क्या हो गया, मेरा यहाँ पे लेक्चर चल रहा है और वही टाइम पे मेरा कोई दूसरा लेक्चर का टाइम हो गया, अभी MS टीम पे ही 2 लेक्चर्स चालू हो गए मेरे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो लेक्चर मेरा चल रहा है उसको एंड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं इसको एंड नहीं करूंगा तो मेरा वो वाला जो लेक्चर है वो डिले होगा, और आपका इसके बाद जो लेक्चर होगा वो भी डिले हो जाएगा। सो उसके लिए मुझे ये वाले प्रोसेस को किल करना पड़ेगा, ये वाले लेक्चर को किल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो भी है ना, ये इनवॉलेंटरी रहता है, मतलब आपके हाथ में नहीं रहते, कभी कभी ये ऐसे ही हो जाता है। नाउ मोस्ट प्रोसेस टर्मिनेट्स बिकॉज दे हैव डन देयर वर्क। बहुत रेयरली होता है कि आपको कोई फैटल एरर या एरर मिलता है। व्हेन कंपाइलर हैज कंपाइल्ड द प्रोग्राम, कंपाइलर एग्जीक्यूट द सिस्टम कॉल टू टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इट इज फिनिश्ड, और उसके लिए क्या रहेगा, एग्जिट कॉल आएगा या एग्जिट प्रोसेस आता है विंडोज के अंदर। नाउ सेकेंड रीजन फॉर टर्मिनेशन इज डिस्कवर्ड द फैटल एरर, एंड थर्ड में क्या बोला है, टर्मिनेट हो गया एरर कॉज्ड बाय द प्रोसेस लाइक ऑफन ड्यू टू प्रोग्राम बग, है ना, आपके प्रोग्राम में ही कुछ एरर है जिसकी वजह से वहां पे क्या हुआ, एरर आया जिसकी वजह से आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो पाया। एंड फोर्थ वाला टर्मिनेट कर दो, किल कर दो। किल करने का मतलब है कि अभी सपोज अगर मैं, आपने कभी कभी देखा रहेगा कंप्यूटर के ऊपर नॉट रिस्पॉन्डिंग करके भी लिख के आता है, बहुत बार आप कोई प्रोग्राम को चालू करने की ट्राई कर रहे हैं, तो जब वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है ना, तो हम लोग टर्मिनेट कर देंगे वो प्रोसेस को, क्योंकि मुझे कब से वो नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है। सपोज मैं MS डॉक्यूमेंट चालू करने की बात कर रहा हूँ, MS वर्ड चालू करने की बात कर रहा हूँ, और वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, सो देन आई विल जस्ट टर्मिनेट दैट प्रोसेस, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट हम लोगों के पास एक एल्गोरिदम है, एक प्रॉब्लम है। ये जो भी प्रोसेस थ्रेड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेस के ऊपर, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव डिफरेंट फिलोसोफर्स। अब ये सारे जो है ना, ये डाइनिंग फिलोसॉफी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये देखो, ये सब जो है ना, ये डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। तो डाइनिंग टेबल पे जब बैठे हैं तो सबके पास देखो एक प्लेट है, और हर किसी को अभी है ना 2 फॉर्क की जरूरत है। रिमेंबर, फिलोसोफर 1 है, इसके पास 2 फॉर्क रिक्वायर्ड है उसको, फॉर्क 1 एंड फॉर्क 2। सेम वे फिलोसोफर 3 को 2 फॉर्क रिक्वायर्ड है, तो एक उसके लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। सेम वे 4, 5 एंड ये सेम सीक्वेंस चलते रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर फिलोसोफर 1, ये फिलोसोफर 1 जो है वो ये 2 फॉर्क अगर यूज कर रहा है, क्योंकि एट अ टाइम कोई भी फिलोसोफर को 2 फॉर्क रिक्वायर्ड है। फिलोसोफर मतलब बैठ के कुछ तो वो लोग अपना कुछ तो बकवास कर रहे हैं, इसके लिए फिलोसोफर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी वो डिनर कर रहे हैं, अब डिनर के लिए दे रिक्वायर 2 फॉर्क, रिमेंबर। अब टेबल पे अगर आप देखेंगे ना, तो जब तक अगर फिलोसोफर 1 अपना एक फॉर्क नहीं रखता है, फिलोसोफर 2 अपना काम चालू नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एक फॉर्क यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन सेकेंड फॉर्क जब फिलोसोफर 1 रिलीज करेगा तो ही ये अपना डिनर चालू कर पाएगा। मतलब क्या है, फिलोसोफर 1 जब तक खा रहा है ये अपना ज्ञान देगा, बराबर है, ये कुछ ना कुछ बात करेगा। जैसे ही फिलोसोफर 1 का खाके हो गया, उसने फॉर्क नीचे रखा, फिलोसोफर 2 विल स्टार्ट ईटिंग एंड फिलोसोफर 1 विल स्टार्ट ज्ञान बांटो। ठीक है, सेम वे जैसे ही फिलोसोफर 2 का अपना खाके हो गया तो वो अपना फॉर्क 2 नीचे रखेगा,
तो फिलोसोफर 3 क्या करेगा, फॉर्क 2 एंड फॉर्क 3 यूज करके वो अपना डिनर चालू करेगा। मतलब ये जो डिनर कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करने की ट्राई कर रहा है। सो ये पाइपलाइनिंग में है। देखो फिलोसोफर 1 जब तक फॉर्क यूज कर रहा है, फिलोसोफर 2 वो फॉर्क यूज नहीं कर सकता, वो अपना प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सबके बीच में सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, फिलोसोफर 1 खाते ही रहेगा और फिलोसोफर 2 जो है वो वेटिंग मोड में चले जाएगा। सो इंडिविजुअली कितने प्रोसेसेस जो है वो अपना काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे फिलोसोफर 1 के पास अपने 2 फॉर्क मिल सकते हैं अगर उसने अपना काम चालू कर दिया, एंड देन फिलोसोफर 3 या 4 के पास अपने 2 फॉर्क है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ फिलोसोफर 3 जो है ये चालू हो गया, तो क्या हो गया, अब ये दोनों ही अपना खा रहे, तो वो टाइम पे ना 4 का नंबर आएगा, ना 5 का आएगा, ना 2 का नंबर आएगा, ये तो वेटिंग मोड में ही चले जाएंगे। तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया है कि फिलोसोफर 1 जो है वो 2 मिनट के लिए खाएगा, बराबर है, ये 2 फॉर्क यूज करके। देन जैसे ही उसके 2 मिनट हो गए वो ये अपना फॉर्क रिलीज करेगा, तो फिलोसोफर 2 का नंबर आएगा। उसके 2 मिनट हो गए तो फिर वो अपना फॉर्क रिलीज करेगा, तो 3 का नंबर आएगा। इसके 2 मिनट के बाद में 4 का नंबर आएगा, फिर 5 का आएगा, देन वापस 1 का आएगा। इट गोज लाइक दैट। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, फिलोसोफर ईट एंड थिंक्स, मतलब 2 मिनट वो खाएंगे और बाकी का टाइम जब तक बाकी लोग खा रहे हैं ये क्या करेंगे, सोचेंगे। ईटिंग नीड्स 2 फॉर्क, पिक 1 फॉर्क एट अ टाइम, हाउ टू प्रिवेंट अ डेडलॉक। मतलब यहाँ पे डेडलॉक कैसे हो जाएगा कि डेडलॉक का मतलब क्या है कि सपोज ये फॉर्क 5 है, सो 1 एंड 5, फिलोसोफर 1 एंड 5 बोथ आर वेटिंग फॉर दिस सेम फॉर्क। तो अब फिलोसोफर 1 क्या बोल रहा है कि भाई पहले तू ले ले, ये बोलता है कि नहीं पहले तू ले ले। सो पहले तू करके दोनों जो है वो ये सेम फॉर्क यूज करने का वेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। गेटिंग? सो यहाँ पे आपको वही बोला है, द प्रॉब्लम वॉज डिजाइन टू इल्यूस्ट्रेट द प्रॉब्लम ऑफ अवॉइडिंग अ डेडलॉक। तो हम लोग डेडलॉक अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बाय असाइनिंग एवरीवन अ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अ टाइम। सो यहाँ पे क्या बोला है, think until the left fork is available, when it is pick it up, think until the right fork is available, when it is pick it up and eat, put the left fork down, put the right fork down, repeat the this process till the from the start। तो जैसे हम लोगों का प्रोसेस चालू होगा, जब से चालू हो रहा है तब से ये सेम काम हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, आपके पास ये फिलोसोफर 1 है, ये उसका राइट साइड है, ये उसका लेफ्ट साइड है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ये 2 फॉर्क सिलेक्ट करेगा, अपना जो भी खाना है या अपना प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही उसका टाइम हो गया, लेफ्ट वाला नीचे रखेगा फॉर्क, बाद में राइट वाला फॉर्क नीचे रखेगा और वो अभी सोचने का चालू कर देगा। ठीक है, और जब तक ये सोच रहा है तब तक फिलोसोफर 2 जो है वो अपना प्रोसेस चालू करेगा। कैसे, लेफ्ट फॉर्क एंड राइट फॉर्क यूज करके। देन इसका टाइम हो गया तो ये अभी फॉर्क नीचे रख देगा, फिर 3 का नंबर आएगा, देन 4 का आएगा, 5 का आएगा। तो इससे क्या होगा कि हर किसी को खाने को मिलेगा। अगर ये नहीं हुआ, सपोज फिलोसोफर 1 जो है वो खाते ही जा रहा है, फॉर्क नीचे ही नहीं रख रहा है, तो फिलोसोफर 2 तो भूखा मर जाएगा। फिलोसोफर 3 को सपोज 2 फॉर्क मिल गए, ये भी खाते जा रहा है, ये फॉर्क नीचे ही नहीं रख रहा है। मतलब ये दोनों अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते जा रहा है। कौन, फिलोसोफर 1 एंड 3। फिलोसोफर 1 को 2 फॉर्क मिल गए और 3 को 2 फॉर्क मिल गए। तो अब ये दोनों जो है वो अपना काम करते ही जा रहे हैं और फॉर्क को नीचे ही नहीं रख रहे। तो क्या होगा, फिलोसोफर 2, 4 एंड 5 ये भूखे मर जाएंगे, है ना, ये लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये जो भूखे मर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इनका कभी टाइम ही नहीं आ रहा अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए। ये स्टारवेशन में चले गए। स्टारवेशन समझते हैं, भूखमरी। तो आपके प्रोसेसेस भी कभी कभी ऐसे स्टारवेशन में चले जाते हैं, तो ऐसा वो स्टारवेशन में नहीं जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, जब अगर हम लोग प्रोसेस 1 जो है, फिलोसोफर 1 जो है वो अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा है, बराबर है, तो उसको क्या चाहिए, फॉर्क 5 चाहिए, एंड प्रोसेस 2 के पास से उसको फॉर्क 1 चाहिए। अब कभी कभी क्या होगा कि प्रोसेस फिलोसोफर 1 जो है वो ये दोनों का वेट करते ही रहेगा और ये लोग वेट कर रहे हैं कि भाई ये इसकी रिलीज करेंगे, तो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। इसको डेडलॉक बोलते हैं हम लोग।
So the solution is incorrect. It allows system to reach deadlock. Suppose that all 5 philosophers take their left fork simultaneously. बराबर है. So अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको सबसे पहले क्या करना है. सपोज हर एक जो फिलोसोफर है वो अपना लेफ्ट साइड का फॉर्क जो है वो उठा रहा है एंड देन राइट वाला उठाएगा और खाना चालू करेगा. तो अब अगर सबने लेफ्ट वाला फॉर्क अगर उठा लिया तो 5 फिलोसोफर है और 5 फॉर्क है, तो सबके पास एक एक फॉर्क रहेगा. इसका मतलब क्या है, हर कोई दूसरे का वेट करेगा ना कि भाई जैसे फिलोसोफर 1 है उसने फॉर्क 1 उठा लिया, 2 ने सेकेंड वाला उठाया, 3 ने थर्ड वाला उठाया, 4th ने फोर्थ एंड 5th ने फिफ्थ वाला उठाया. सो अब सब जो है ना वो अपने आगे वाले का वेट कर रहे कि भाई उसका खाना होके वो अपना फॉर्क रिलीज करेगा तो फिर मैं अपना काम चालू करूँ. जैसे फिलोसोफर 5 जो है वो 4 का वेट कर रहा है कि भाई ये वाला फोर्क जो है ये छोड़ेगा 4 वाला तो फिर मैं अपना खाना चालू करूँ. सेम वे 4 किसका वेट कर रहा है, 3 का वेट कर रहा है कि भाई 3 जो है वो फोर्क 3 छोड़े तो फिर मैं अपना खाना चालू करूँ. 3 जो है वो 2 का वेट कर रहा है कि भाई 2 अपना खाना खत्म करके फोर्क छोड़े तो फिर मैं अपना खाना चालू करूँ. सो ये वे में क्या हो गया, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द अदर टू रिलीज द फोर्क. इसको डेडलॉक बोलता है. सो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे सो सपोज दैट ऑल 5 फिलोसोफर टेक देयर लेफ्ट फॉर्क एंड नन विल बी एबल टू टेक देयर राइट फॉर्क, बिकॉज हर किसी के पास एक ही फॉर्क मिल गया, किसी को 2 नहीं मिल रहे और जब तक 2 फॉर्क नहीं मिलेंगे वो अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते. तो इससे क्या हो गया, ये डेडलॉक हो गया. अब सोल्यूशन क्या बोला है, सोल्यूशन प्रेजेंटेड बिलो इज डेडलॉक फ्री एंड अलाउज द मैक्सिमम पैरेललिज्म फॉर एन आर्बिटरी नंबर ऑफ फिलोसोफर. इट यूजेज एन एरे state to keep the track of whether the philosopher is eating, thinking or hungry. hungry का मतलब क्या है, starvation है में, ना उसको fork मिला है ना टाइम मिला है डाइनिंग टेबल पे बैठने का. now philosopher move into eating state only if neither neighbor is eating. देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. हम लोगों ने क्या बोला कि ये स्टारवेशन में ना जाए ना, इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लोग खाना कब चालू करेंगे, जब उसका आगे आजू बाजू का कोई भी फिलोसोफर अगर खा नहीं रहा है तो ही ये लोग खाना चालू करेंगे. गेटिंग. सो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि अगर इसमें से कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि अगर फिलोसोफर 1 को अगर खाना है ना तो वो देख लेगा कि भाई 2 और 5 दोनों नहीं खा रहे तभी तो इसको 2 फॉर्क मिलेंगे. सो यहाँ पे हम लोगों ने डेडलॉक रिलीज करने के लिए क्या पैटर्न फॉलो किया है कि अगर फिलोसोफर 1 को खाना है तो वो क्या देखेगा कि भाई 2 और 5 दोनों सोच रहे, तो मतलब दोनों के साइड के जो फॉर्क है वो फ्री है, तब जाके फॉर्क 1 और 5 जो है वो फिलोसोफर 1 को मिलेगा, जिससे वो अपना खाना या अपना डिनर या अपना प्रोसेस खत्म कर सकता है. दैट इज द मेन कंसेप्ट हियर. सो वो हम लोगों ने यहाँ पे बताया. आई होप ये फर्स्ट जो एल्गोरिदम है ये समझ में आ रहेगा, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम. नेक्स्ट जो हम लोग का एल्गोरिदम है वो ये वाला है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स. सो प्रोसेस थ्रेड्स क्या होते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. प्रोसेस टेबल कैसा होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया है ना. सो अभी वो मैं वापस नहीं बता रहा हूँ. इसके बाद का जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग. आज के लिए यही वाला जो है ये हम लोग देख लेते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट थ्रेड्स इन कर्नल स्पेस एंड थ्रेड्स इन अ यूजर स्पेस. तो आपने कोई एक एप्लीकेशन अगर स्टार्ट किया है, आप डिमांड कर रहे हैं, सो क्या हो गया, वो पूरा प्रोसेस चालू हुआ और उसके छोटे छोटे थ्रेड्स इनिशियलाइज होंगे. और कौन सा थ्रेड कब प्रोसेस होने जाएगा ये कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड टेबल. बराबर है, जहाँ पे हर किसी को एक आईडी असाइन किया रहेगा. सेम वे ऐसे मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो कर्नल के पास आएंगे, तो कर्नल के पास क्या रहेगा, प्रोसेस टेबल रहेगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस का कौन सा थ्रेड कभी एग्जीक्यूट करना है ना. सो ये हम लोग का मेन एक पॉइंट है. एंड सेम वे आपका अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास कर्नल के पास एक अलग से प्रोसेस टेबल है, जिसमें पता चला सपोज प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 1 का थ्रेड नंबर 5 जो है वो एग्जीक्यूट करना है. सो कर्नल के पास ऐसे 2 टेबल रहेंगे अभी, जिसके अंदर प्रोसेस 1 और वो प्रोसेस का कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ पे डिफाइन रहेगा, और उसके हिसाब से कर्नल वो स्पेसिफिक जो थ्रेड है उसको एग्जीक्यूट करेगा. थ्रेड मतलब छोटा छोटा पार्ट ऑफ अ बड़ा सा प्रोसेस, इसको थ्रेड बोलते हैं हम लोग. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. उसके बाद वाला जो टॉपिक है बैरियर सिंक्रोनाइजेशन मेथड. ये बैरियर सिंक्रोनाइजेशन मेथड जो है ये हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं. उसके साथ में आपके बाकी के सर्टन एल्गोरिदम्स है. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग के काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स ही आने वाला है. अभी यहाँ से आपका थोड़ा टेक्निकल चालू होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिट 1 के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ.
मैंने डायरेक्टली अब तक ये थ्रेड्स प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट नहीं किया था, बिकॉज बहुत सारे थोड़े डाउट्स हो सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल रखा था अब तक, लेकिन यहाँ से अभी टेक्निकल चीज़ें चालू होंगे। सो थोड़ा प्रिपेयर रहना। ओके, नाउ एनीवन एनी डाउट्स? अभी तक जो भी कुछ मैंने डिस्कस किया बताओ। नहीं है? ठीक है, सो विल एंड टुडेज लेक्चर हियर।